everyone, welcome back to my channel. In the previous lecture, we have discussed about the second main category of audit, that is audit according to practicality, right? जिसके अंदर हमने 3 kinds of audit discuss कर लिए थे, complete audit, partial audit and continuous audit, right? And आज के lecture में हम discuss करने वाले हैं 4th kind according to practicality, which is periodical audit. देखो पीरियोडिकल ऑडिट क्या होता है, ऐसे ऑडिट जो आप एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर करते हैं, है ना। जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट सारे फाइनलाइज्ड हो जाते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं, आफ्टर दैट जब आप ऑडिट करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, उसे बोलते हैं पीरियोडिकल ऑडिट। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। एट द एंड ऑफ, क्या कह रहे हैं, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर व्हेन द अकाउंट्स हैव बीन फाइनलाइज्ड, जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट सारी फाइनलाइज हो जाएंगी, एंड में जब आप चेकिंग करते हैं अकाउंट्स की एट द एम्प्लॉयर्स प्रीमाइसेस, मीन जहां पर भी आपका ऑफिस होगा, है ना, इज नॉन एज पीरियोडिकल ऑडिट। सिंपली जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेडी हो जाएंगे, फाइनलाइज्ड हो जाएंगे एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, उस टाइम पर जब आप ऑडिट करते हैं, दैट इज नॉन एज पीरियोडिकल ऑडिट। ठीक है, देखो जैसा कि ऑडिट चेकिंग इज नॉर्मली एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि हमें पता है, हमने ऊपर डिस्कस किया कि फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद जब एट द एंड ऑफ द ईयर आप अकाउंट्स की ऑडिटिंग करते हैं, तो इसी रीजन से हम इन्हें क्या कहते हैं, एनुअल ऑडिट या फिर फाइनल ऑडिट। ठीक है, इसका एक और नेम भी है आपका बैलेंस शीट ऑडिट। अब ऐसा क्यों, बैलेंस शीट ऑडिट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो आपकी ऑडिटिंग होती है वो कब स्टार्ट होती है, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है ना, देखो बैलेंस शीट आपकी एट द एंड ऑफ ईयर ही बनेगी ना, और हम पीरियोडिकल ऑडिट में भी यही बोल रहे हैं कि आप एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑडिट करते हैं, साल में एक ही बार करेंगे, बीच में आप नहीं बार बार ऑडिट कर रहे, सारे बुक्स बन के उसके बाद आप ऑडिट करते हैं। ठीक है, तो इसके मेन ध्यान रखने वाली बात है कि इन्हें हम एनुअल ऑडिट भी कहते हैं, फाइनल ऑडिट भी कहते हैं एंड बैलेंस शीट ऑडिट भी कहते हैं। ठीक है, और पीरियोडिकल ऑडिट तो इसका बेसिक नेम है ही। नेक्स्ट आता है आपका सुटेबिलिटी, मींस कहां कहां पर आपका पीरियोडिकल ऑडिट सुटेबल होता है। तो फर्स्ट क्या है, जहां पर आपका बिजनेस क्या हो, स्मॉल हो। आपको पता है मेरे बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस है ना, वो बहुत ही लेस हैं, ज्यादा नहीं है, क्योंकि देखो अगर ज्यादा है तो अगर आप एट द एंड में आप चेक करते हैं तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि सभी ट्रांजैक्शंस को एट द एंड ऑफ द ईयर कर लेंगे, बट वो डिले होता जाएगा, है ना। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका बिजनेस कैसा है, स्मॉल। सेकेंड वन इज वेयर इंटरिम अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। आपको ना विद इन अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, विद इन मीन्स आपको साल के बीच में कोई अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, इंटरिम अकाउंट्स की नीड नहीं है। थर्ड वन इज वेयर द फाइनेंशियल अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड एट द शॉर्ट नोटिस। ऐसे बिजनेस के लिए सुटेबल है जहां पर जो आपके फाइनल स्टेटमेंट्स होती है, फाइनल अकाउंट्स होते हैं ना, वो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर नहीं बुलाए जाते कि मैं बोलूँ कि आपको विद इन 3 डेज आप मुझे अपने फाइनल अकाउंट्स प्रेजेंट कर दो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, और लास्ट सुटेबिलिटी क्या है, वेयर द इंटरनल चेकिंग सिस्टम इज सेटिस्फैक्टरी। इंटरनल चेकिंग सिस्टम क्या होता है कि देखो ऑर्गेनाइजेशन ने ना खुद में भी एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया होता है कि वो खुद से चेक करते हैं अपने अकाउंट्स को कि कोई एरर तो नहीं है, कोई फ्रॉड्स तो नहीं है, कोई कुछ भी, कोई मतलब हम ऑमिट तो नहीं होगी ट्रांजेक्शंस, ये सब हम चेक करते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल चेकिंग सिस्टम है वो सेटिस्फैक्टरी है, तो आप एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर भी अपनी ऑडिट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आता है आपका एडवांटेजेस ऑफ पीरियोडिकल ऑडिट, राइट। देखो एडवांटेजेस में फर्स्ट क्या आता है, नो ऑल्टरेशन ऑफ फिगर्स। आप कुछ भी फिगर्स में ऑल्टरेशन नहीं करते। को कॉन्टिन्यूस ऑडिट में क्या था, आप ऑडिटिंग करते थे रेगुलर या इरेगुलर इंटरवल्स पर, मतलब कॉन्टिन्यूटी में चलता रहता था, है ना। सपोज आपने मार्च मंथ के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कर दिया, है ना, तो ऑडिट होने के बाद, आफ्टर ऑडिट होने के बाद जो वर्कर्स थे, आपके एम्प्लॉइज थे, वो क्या करते थे, उसमें ऑल्टरेशंस कर देते थे, है ना, कि अब तो ऑडिट हो गई है तो अब ऑल्टर कर सकते हैं। बट ये वाली हमारी जो ऑडिटिंग है वो कैसे हो रही है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, तो इसमें ऑल्टरेशन का कोई भी चांस ही नहीं है। ठीक है, सेकेंड वन है सेविंग ऑफ टाइम। देखो टाइम सेव हो रहा है, कैसे, कॉन्टिन्यूस ऑडिट में क्या था, आप क्या करते थे, कुछ समय के बाद आप ऑडिट करते थे, है ना। आपके जो एम्प्लॉइज थे, एक तो उनका भी टाइम वेस्ट होता था, मतलब बार बार कोई आपके अकाउंट ऑफिस में विजिट कर रहा है बार बार, तो कहीं ना कहीं आपका भी जो वर्क है वो सफर करेगा ना। तो और सेकंड थिंग, ऑडिटर को भी बार बार विजिट करना पड़ता था, उसका भी टाइम वेस्ट हो रहा था। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, एट द एंड पे करते हैं, है ना, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ये करते हैं, सो दैट आपका जो ऑडिटर है प्लस
जो आपका एम्प्लॉइज है, ठीक है, या फिर एम्प्लॉयर, तो दोनों का ही आपका टाइम सेव हो जाता है, राइट। थर्ड वन इज लेस एक्सपेंस। देखो, एक कंडीशन ये है कि आपका ऑडिटर बार बार विजिट कर रहा है ना, तो आपको उसके एक्सपेंसेस भी बियर करने पड़ेंगे। और एक आपकी सिचुएशन ये है कि आपका ऑडिटर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर आ रहा है, तो आपको एक ही बार एक्सपेंस बियर करने पड़ेगा। तो यहाँ वाले केस में क्या है, हमारा जो ऑडिटर है वो वन टाइम विजिट करेगा, तो ज्यादा हमें पे भी नहीं करना पड़ेगा, तो एक्सपेंसेस कैसे होंगे आपके, लेस। कन्वीनियंस है, कन्वीनियंट कैसे है आपका, बोथ ऑडिटर के लिए भी इजी है, बार बार विजिट नहीं करना, और आपके जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए भी कन्वीनियंट है। क्यों? क्योंकि जो उनका डेली रूटीन का वर्क है ना, वो ज्यादा सफर नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है क्वांटिटी ऑफ वर्क, सेम अभी हमने बात करी है एम्प्लॉइज के व्यू पॉइंट से, ऑडिटर के व्यू पॉइंट से भी देख सकते हैं कि जो वो अदर वर्क कर रहे हैं अपना, है ना, तो उसका वो भी चलता रहेगा। सेम थिंग आपके एम्प्लॉइज के जो भी उनके वर्क चल रहे हैं अकॉर्डिंगली वो काम करते रहेंगे। नेक्स्ट आता है आपका नो मॉरल इल इफेक्ट ऑन एम्प्लॉइज। देखो, कई बार क्या होता है, बार बार आपके जो ऑडिटर का जो विजिट होती है ना, बार बार होने से भी आपके एम्प्लॉइज पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है। कैसे? देखो, आप खुद समझो, आप बीइंग अ स्टूडेंट, आपको कोई बार बार हर 5-10 मिनट्स बाद बोल रहे हैं पढ़ पढ़ पढ़, तो कहीं ना कहीं आपको भी वो मतलब थोड़ा सा इरिटेटिंग सा लगेगा ना। तो सेम केस विद द एम्प्लॉइज, अगर एम्प्लॉइज के वर्क को बार बार कोई कॉन्टिन्यूटी बेसिस पे चेक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो उसमें मॉरल इंपैक्ट तो पड़ रहा है, बट वो कैसा इंपैक्ट था आपका, इल मॉरल इंपैक्ट था, ठीक है। बट हम क्या कर रहे हैं, पीरियोडिकल में एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर करते हैं, तो यहाँ पर कोई भी मॉरल इल इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आपके कुछ एडवांटेजेस थे पीरियोडिकल ऑडिट के। अब आते हैं आपके डिसएडवांटेजेस ऑफ पीरियोडिकल ऑडिट। देखो, अब आप क्या कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर आप स्टडी कर रहे हैं ना, तो ज्यादा डिटेल्ड में आप स्टडी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये प्रेशर होता है कि फटाफट ऑडिटिंग करें, सो दैट हमने इसकी रिपोर्ट भी तैयार करनी है ना। तो क्या है, नो डिटेल्ड एंड इंटेंसिव चेकिंग। सेकेंड वन इज डिले इन डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। देखो, जो आपने एरर, सपोज हम अपने ऑडिटिंग कर रहे हैं, आप अप्रैल से स्टार्ट हुए, ठीक है, आप नेक्स्ट ईयर की मार्च तक की ऑडिटिंग करेंगे, ऐसे ही होता है। अब जो हमारा सपोज जून में कोई ट्रांजेक्शन हुई थी, उस ट्रांजेक्शन में कोई एरर था, बट आप चेक कब कर रहे हैं, ऑडिटिंग कब कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, मींस 31 मार्च के बाद करेंगे, जब आपके अकाउंट्स फाइनलाइज हो जाएंगे। तो आपको जून वाला जो एरर है वो डिटेक्ट होगा आपका मार्च में। तो यही बोला है, डिले इन डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। तो काफी डिले हो जाता है, तब तक आप करेक्टिव एक्शन नहीं ले पाते हो सकता है जो जून में आपने एरर किया था या जो फ्रॉड किया था आपके एम्प्लॉइज ने, वो इतना लंबा चला गया, इतना ज्यादा डेंजर बन चुका है आपके लिए कि जून से लेके क्वांटिटी में हर मंथ में आपको वो लॉस सफर करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया डिले इन डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। थर्ड वन इज लेस मॉरल इफेक्ट। देखो, जब आपके एम्प्लॉइज को ये पता है कि हमारी जो ऑडिटिंग है, जो हमारा वर्क है, वो चेक किया जाएगा एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, तो उनके ऊपर ना ज्यादा मॉरली प्रेशर नहीं क्रिएट होता, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिले इन ऑडिट रिपोर्ट। देखो, आप क्या कर रहे हैं, 31 मार्च को तो हम बनाते हैं अपने अकाउंट्स फाइनलाइज्ड, उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑडिटिंग करेंगे। कब आप ऑडिटिंग करेंगे, कब आप ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, तो काफी डिले हो जाता है। देखो, कॉन्टिन्यूस ऑडिट का ना ये तो फायदा होता है कि एटलीस्ट हर मंथ जो भी आपके इंटरवल्स होते हैं, 2-3 मंथ्स बाद आ रहे हैं, आप हर मंथ आ रहे हैं ऑडिट करने, जो भी आपके, तो पिछला तो ऑडिट हो रखा है आपका, राइट। आपने जो 1 मंथ लास्ट वाला बचा या 2 मंथ लास्ट वाले बचा, आपने सिर्फ उसी का करना होता है। बट इसमें क्या होता है, आपका डिले हो जाता है ऑडिट रिपोर्ट। क्यों? क्योंकि आप लास्ट में ही सब कुछ कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है अनसुटेबल फॉर स्मॉल स्केल बिजनेसेस। देखो, ये अनसुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेसेस। ये सुटेबल है स्मॉल के लिए। क्यों? जिनकी ट्रांजेक्शन्स थोड़ी होंगी, कम होंगी, स्मॉल होंगी, उनको इजी होता है कि एट द एंड ही हम अपनी ऑडिटिंग करेंगे। बट जिनकी ट्रांजेक्शन्स क्या है, आपकी सपोज मिलियंस में ट्रांजेक्शन्स जा रही हैं, तो आप आफ्टर 31 मार्च एकदम से कैसे उसे ऑडिट करेंगे, आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। सपोज आप कर भी लेते हैं, तो आपकी जो रिपोर्ट है वो बहुत ही ज्यादा डिले हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि लार्ज बिजनेसेस हैं आपके, उनके लिए सुटेबल नहीं होता। एंड लास्ट वन इज एब्सेंस ऑफ टाइमली एडवाइस। देखो, इसका एग्जांपल लेते हैं यहां से। जैसे यहां पे बोला हमने कि सपोज आपको कोई फ्रॉड मिला है जून मंथ में, ठीक है, आप ऑडिट कर रहे हैं, पीरियोडिकल ऑडिट चल रही है हमारी, ठीक है,
पीरियोडिकल ऑडिट के कारण आपको पता लग रहा है वो 31 मार्च के बाद, ठीक है, आफ्टर 31 मार्च पे चल रहा है, तो जून वाला एरर आपको बियर करना पड़ेगा मार्च तक। मींस जो इसकी एडवाइस है ना वो टाइमली नहीं आपको मिल रही है, आपको पता ही मार्च के बाद चल रहा है कि यहाँ पर फ्रॉड हुआ था, तो आपको टाइमली बेसिस पे तो वो मिली ही नहीं ना, एडवाइस तो मिली नहीं, तो एडवाइस ना मिलने के कारण आपको हो सकता है बहुत ज्यादा और लॉस सफर करना पड़े, ठीक है। तो ये आपके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस थे। सबसे पहले हमने किया मीनिंग पीरियोडिकल ऑडिट होता क्या है, ऐसी ऑडिट जो आपके फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर आप करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ सुटेबिलिटी की थी आपकी, देन हमने एडवांटेजेस डिस्कस किए हैं, आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस द डिसएडवांटेजेस, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे।